दोस्तों हमारा 24 मार्च को कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ओके, तो हम इसकी भी अपने लगातार तैयारी करेंगे। ओके, क्रम से मैं आपको 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले महातोष कवर करा दूंगा, साथ ही आपको दोस्तों क्या है वस्तुनिष्ठ भी मैं आपको कवर कराऊंगा। ओके, तो क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ आपको क्या क्रम से वीडियो मिलती जाएंगी। ओके, क्योंकि आपको पता है चैनल पर अदर सब्जेक्ट की वीडियो आती है, तो फिर आपको क्या वीडियो देखने में दिक्कत होगी, इसलिए आप प्लेलिस्ट आप देखिएगा। ओके, तो ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। ओके, जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा, ओके, तो मैं आपको थोड़ा क्या है चैप्टर बाय चैप्टर बताता हूं, ताकि आपको ज्यादा मिक्स नहीं करता हूं, ताकि आपको दोस्तों आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। देख लेते हैं, पहले हमारा चैप्टर है द्वितीयता का अंत, उससे देख लेते हैं। सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण क्या था? कोई भी आपको एक कारण 2 नंबर में है तो एक कारण बस आप बता सकते हो। तो देश की राजनीति एवं आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी सोवियत संघ के क्या है पतन का प्रमुख कारण था। प्रमुख कारण पूछे जा रहा तो क्या है, देश की राजनीति और आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी कारण सोवियत संघ का पतन का मुख्य कारण बना। जैसे द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था। द्विध्रुवता का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें 2 शक्तियों का अस्तित्व होता है। आगे नेक्स्ट है शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचा करके उपचार करना। ये आपको पहले शब्द याद रखना, ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है शॉक थेरेपी का अर्थ, तो ऑब्जेक्ट में अगर आता है एक वाक्य में तो बस मैंने आपका आंसर रहने वाला है। इसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर पाश्चात्य देशों को जोड़ा गया है। ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका, 23 में आ चुका क्वेश्चन, तो पढ़ के आपको रखना है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था, तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। ओके, नेक्स्ट है रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं? तो रूस के साथ कौन कौन सी देश की सीमा मिलती हैं? रूस के साथ नॉर्वे, आपका फिनलैंड, इस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया की सीमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु सोवियत संघ में किन नीतियों को अपनाया? इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो 2 नीतियां अपनाई थी मैन, एक आपका हो जाता है पेरेस्ट्रोइका, दूसरा आपका ग्लानिस्टोइका। ओके, इस बार से तो अच्छे तैयार करना है, 2 शब्द आपको याद रखना है। मुख्य कौन कौन सी नीति अपनाई? पेरेस्ट्रोइका और ग्लानिस्टोइका। ओके, अब ये शब्द तो हमने देख लिया, लेकिन इनका मतलब क्या होता है? ओके, ये इनका मतलब एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया था कि आपका पेरेस्ट्रोइका और ग्लानिस्टोइका क्या होता है? पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन और ग्लानिस्टोइका यानी खुलापन। सोवियत राजनीति और समाज के नवीनीकरण के लिए मिखाइल गोर्बाचेव की नारी थे, जिसे उन्होंने 1985 में से 1991 तक कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में क्या अपनाया था। नेक्स्ट अध्याय समकालीन दक्षिण एशिया, अध्याय 3 से बता रहा हूँ, अध्याय 2 से आपका 2 नंबर वाले नहीं आते हुए। अध्याय 3 से समकालीन दक्षिण एशिया से देख लेते हैं। तो शिमला समझौता किन के मध्य हुआ? कोई 2 शर्तें लिखिए। होगा तो देख लेते किन के मध्य हुआ। आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी हम देखेंगे इसे डिटेल से। ठीक है, आपको क्या शिमला समझौता किसके मध्य हुआ इतना पूछा जा सकता है। तो भारत पाकिस्तान के मध्य श्रीमती इंदिरा गांधी और भुट्टो ने 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता किया। याद अच्छे से रखना है, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। साथ ही ताशकंद समझौता कब हुआ और किसके मध्य हुआ ये भी आपको पढ़ के रखना है। ओके, इसकी शर्तें, तो शिमला समझौता की पहली शर्त थी द्विपक्षीय विवाद में तीसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी हम दोनों की लड़ाई चल रही तो कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा। इस प्रकार से कश्मीर प्रकरण को क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ? 2 शर्तें लिखिए। तो ताशकंद समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच। समझौता की शर्तें हैं, पहला, दोनों देश अच्छे पड़ोसी का संबंध विकसित करने का प्रयास करेंगे, मतलब अच्छे पड़ोसी बनने का प्रयास करेंगे। दूसरा, दोनों देश परस्पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था? तो मैंने आपको है मैत्री संधि, ये आपको शब्द याद रखना है। ओके, तो भारत और नेपाल के मध्य कौन सी संधि है? मैत्री संधि है, ये मैंने आपको पॉइंट रहने वाला है। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो सार्क के सदस्य देश कौन से? पाकिस्तान है, आपका बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, याद आपको रखना है। ये सभी आपको क्या प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, मानवाधिकारों को कितनी श्रेणियों में रखा गया? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था। तो मानवाधिकारों को 5 श्रेणी में रखा गया है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक और राजनीतिक। क्लियर है। नेक्स्ट है विश्व बैंक के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो विश्व बैंक के 2 कार्य कौन कौन से? पहला है विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों के विकास योजना हेतु क्या ऋण देता है, यानी विश्व बैंक से जो सदस्य देश हैं अगर उनको अपना विकास करना है, ओके, उसके लिए क्या पैसा चाहिए तो उनको लोन देता है। तो दूसरा है सदस्य राष्ट्रों की उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना भी विश्व बैंक का प्रमुख कार्य है। आगे देख लेते हैं। अध्याय 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये आपका जो चैप्टर है, यहाँ से आपका 2 नंबर ही का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, और आपका 100% ही आना ही आना है। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग मैं आपको 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, सभी 2-2 लाइन के हैं, पढ़ के रखना है, वहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा।
सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को किन दो भागों में व्यक्त किया जाता है? सुरक्षा की दो धारणाएं हैं, दो भागों में व्यक्त किया। एक है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, दूसरा है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। क्लियर है? जैसे सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के दो रूप क्या है? अभी हमने पढ़ा सुरक्षा की धारणा दो है, एक पारंपरिक धारणा, एक सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। अब इसके अंदर पारंपरिक धारणा के अंदर भी दो रूप हैं, पहला आपकी बाह्य सुरक्षा, फिर है आंतरिक सुरक्षा। ओके, मतलब शॉर्ट है, इनको एकदम फिक्स आपको रखना है, फैक्ट टाइप के हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा में क्या अंतर है? अभी तो मैंने पढ़ लिया कि इनकी दो धारणाएं होती हैं, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, अपारंपरिक धारणा। इन दोनों में अंतर क्या है? तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का संबंध मुख्यतः बाह्य खतरों से होता है, जबकि अपारंपरिक धारणा में केवल बाह्य खतरे ही नहीं, अब तो अन्य खतरों को भी क्या है और घटना को भी शामिल किया जाता है। परंपरागत धारणा का संबंध किससे होता है? बाह्य खतरों से। देश को अगर बाह्य खतरों से जो खतरा है उससे संबंध होता है, जबकि अपारंपरिक धारणा में हर प्रकार के खतरे आते हैं, हर प्रकार के खतरे, बाह्य खतरे, साथ ही अन्य प्रकार के आंतरिक खतरे और इसके अलावा भी और जो खतरे आते हैं वो सब क्या है? अपरंपरागत धारणा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? ओके, जिस प्रकार से पेपर में जिन लाइनों में लिखना चाहिए उसी बार से दिया है, 2 नंबर के हिसाब से, ज्यादा कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं दी हुई है। जैसे सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष लिखिए। तो अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष बताना, तो एक होता है पहले मानव सुरक्षा, दूसरा आपका विश्व सुरक्षा। आगे नेक्स्ट हमारा मूल रूप से किसी सरकार के पास युद्ध की परिस्थिति में कौन से 3 विकल्प होते हैं? यानी ये तो सिंपल है, यानी कि देखिए कोई सरकार है, अगर युद्ध हो जाता है, ओके, युद्ध हो जाता है, तो उस सरकार के पास कौन कौन से 3 ऑप्शन होते हैं। तो कौन कौन से 3 ऑप्शन है वो बताइए। पहला तो है आत्मसमर्पण कर दे, कि तो भैया बिना लड़े आप हार मान जाए, कि यही आप शक्तिशाली हार मान जाते हैं, मतलब सामने आपके झुक जाना। ओके, मतलब बिना लड़े क्या है? झुक जाना, उसके सामने क्या है? अपना झुक जाना। ये एक तो ये ऑप्शन होता है, यानी आत्मसमर्पण कर देना। दूसरा है हमलावर देश की बातें मानना, कि जैसे कोई देश हमला करेगा तो कुछ ना कुछ तो उसका रीजन होगी, उसे कुछ ना कुछ तो प्राप्त करना होगा, तो उसकी हम बातें मानना, कि उसने ये कहा, कि हम डर के चक्कर में क्या उसकी बातें मान जाते हैं, तो बातें मान लेते हैं। तीसरा है कि आक्रमणकारी देश के साथ युद्ध में पराजित करना। ओके, और मतलब क्या है? सीधे युद्ध हो जाए और युद्ध में हम क्या है? उसे हराने का प्रयास करें, युद्ध करें और उसे क्या है? उसे हराने का प्रयास करें। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं। पहला तो आत्मसमर्पण कर देना, दूसरा हमलावर देश उसकी बातें मान जाए, फिर तीसरा होता है कि उसके साथ हम सीधे युद्ध करें और उसमें युद्ध में उसे क्या हरा दें। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर कौन सी नई महामारी उभरी है? तो नई नई महामारी जो वैश्विक स्तर पर उभर रही है वर्तमान समय में, तो जैसे आपका हेपेटाइटिस सी है, एबोला वायरस है, हेंटा वायरस है और कोविड-19, ये सब आपकी क्या वैश्विक महामारियां हैं। नेक्स्ट वे कौन सी महामारियां हैं जो आप्रवास व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से तेजी से फैलती हैं? एमपी और एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था। तो मतलब जो आपकी व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से भेजी व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होने वाली आपको एक बार से बीमारियां महामारी बतानी है। तो HIV हो जाती है, एड्स है, बर्ड फ्लू हो जाता है, सोर्स है, महाविनाशक अपना कोरोना यानी कोविड-19 जैसी महामारियां आप्रवास व्यवसाय तथा पर्यटन के माध्यम से क्या तेजी से फैलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है BWC और CWC क्या है? एमपी बोर्ड एग्जाम 21 में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखना है। BWC का मतलब होता है जैविक हथियार संधि, एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, संधि हो जाएगा, संधि है जो जैविक हथियारों को प्रतिबंधित करती है। यह होगा किसके बारे में? BWC के बारे में। अब CWC क्या है? CWC यानी रासायनिक हथियार संधि के द्वारा रासायनिक हथियारों को बनाना है और उनका रखना क्या प्रतिबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। एमपी और एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की मान्यता है कि सैन्य बलों से ही क्या सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, इसी से ही सुरक्षा को बनाए भी रखा जा सकता है। सुरक्षा की इस धारणा का संबंध बाह्य सुरक्षा से है, जो मुख्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से है। मैंने पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि जो सुरक्षा है, सुरक्षा को खतरा कई बार क्या है सेना से ही हो जाता है, सेना क्या सुरक्षा बना के रखती है, साथ ही उससे कई बार खतरा भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। एमपी और एग्जाम 24 में क्वेश्चन था। तो सैनिक क्षमता को मजबूत करना, दूसरा अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संस्थाओं को क्या मजबूत करना, यह है भारतीय सुरक्षा नीति के घटक। नेक्स्ट सुरक्षा का क्या अर्थ है, ये सुरक्षा क्या है? एमपी और एग्जाम 24 में क्वेश्चन था। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आजादी, परंतु केवल उन चीजों से को सुरक्षा ही जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए जिसमें क्या है जीवन का केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। इस धारणा से हमारा तात्पर्य राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। मैंने आपको याद रखना सुरक्षा का अर्थ होता है खतरे से आजादी, एक शब्द है, एक वाक्य में आपका आ सकता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से दोस्तों इस चैप्टर की मैंने आपको इंपॉर्टेंट कवर करा दिए हैं। आगे नेक्स्ट हमारा अध्याय है अध्याय 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इससे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी दोस्तों इस चैप्टर की हम बात करें तो 2 ही नंबर का यहाँ से भी फिक्स है 100% फिक्स है कि क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, तो यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो पढ़ के रखना है। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा अगर आप PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ले सकते हैं। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही दोस्तों आपको 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की इस प्रकार से अलग से क्वेश्चन दिए जाएंगे और PDF मटेरियल रहेगा। कम समय आपका है, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे, बार बार रिवीजन कर पाएंगे। तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके
कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिससे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। ओके, देखिए जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट मैंने किया है, जितना परफेक्ट हो सकता है उतना परफेक्ट दिया है, और जितना आपको पेपर लिखना चाहिए 2 नंबर के हिसाब से उतना दिया हुआ। ओके, जैसे जलवायु परिवर्तन और विश्व की ताप वृद्धि में क्या अंतर है? देखिए जलवायु परिवर्तन और विश्व की ताप वृद्धि में क्या अंतर है? तो यह बदलाव आंतरिक और बाहरी कारणों से आ सकता है। बाहरी कारण जैसे कि सौर ऊर्जा विकिरण में बदलाव, ज्वालामुखी का फटना आदि कारण हो सकते हैं। इसके अलावा इंसानी आपका हो जाएगा गतिविधियों के कारण जैसे जीवाश्म ईंधनों का जलाना, बड़े पैमाने पर क्या है पेड़ों को काटे जाने, ये भी जलवायु परिवर्तन व विश्व ताप वृद्धि में क्या है ये बढ़ रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, विश्व ताप वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग पर हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो इसके क्या है हर 2 प्रकार के कारण हो सकते हैं। आपके आंतरिक कारण हो सकते, बाहरी कारण जैसे सौर ऊर्जा की विकिरण बदलाव हो रहा है, ज्वालामुखी कई जगह फंस रहे हैं। इसके साथ ही इंसान भी इसमें क्या है योगदान कर रहा है। किस प्रकार से योगदान है? मतलब इंसान भी इसका मेन कारण है, क्योंकि वो जीवाश्म ईंधन को लगातार जला रहा है, बड़े पैमाने का पेड़ों को काट रहा है, जिससे क्या जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है। रियो 20 क्या है? तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये जितने मैं आपको बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाइएगा और फैक्टर्स याद रखिएगा क्योंकि यहीं से आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं। ओके, तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे रियो शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। रियो 20 जून 2012 ओके, यानी 20 जून 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में सतत विकास में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संदर्भित करता है। चूंकि 1992 से 2012 के शिखर सम्मेलन 20 वर्ष थे, इसलिए इसे क्या रियो 20 कहा गया। क्लियर है? 1992 से 1992 के बाद 2012 में हुआ, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 20 वर्ष का डिफरेंस है, इसे क्या रियो 20 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था, नाम में ही राजा प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति के संसाधन। प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी से हासिल वह सामग्री है जिसका उपयोग जीवन को समर्थन करने और तथा व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने हेतु किया जाता है। हवा, धूप, मिट्टी, पानी, तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, धातु, पत्थर, बालू इत्यादि सभी क्या प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है। ओके, मतलब पृथ्वी से हासिल हमें ऐसी सामग्री जो हमारे क्या है जीवन के लिए उपयोगी होती है, जीवन को जीने के लिए जरूरत होती है, वो हमारे क्या है प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। एग्जाम्पल भी आपने बता दी है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी की वजह से औसत तापमान में क्या है होने वाली बढ़ोतरी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उल्लेखनीय किसकी वजह से क्या है जलवायु में क्या बदलाव हो रहा है? सिंपल है। संयुक्त संपदा के 3 उदाहरण दीजिए, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त संपदा, ओके, तो संयुक्त संपदा को दोस्तों आप साझी संपदा भी आप कह सकते हैं। वे संसाधन जिन पर किसी का वास्तविक अधिकार ना होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, संयुक्त संपदा कहलाती है। संयुक्त रूप से, ओके, संयुक्त रूप में सभी का, ऐसी संपदा जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, किसी एक व्यक्ति का एक अधिकार नहीं है, उसमें उस संपदा पर संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, वो आपके यहाँ संयुक्त संपदा कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपका नदी हो जाता है, जैसे हम उदाहरण के समझते हैं, आपके गांव में मान लीजिए आपके गांव में कुआं है, ओके, या फिर नदी है, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी के एक व्यक्ति की वो नदी होगी, उसमें तो कोई भी जाकर पानी भर सकता है नदी में। ओके, इस प्रकार से कुएं में भी क्या है कोई भी जाकर पानी भर सकता है। और हाँ, किसी घर के अंदर कुआं है भैया, तो भाई उसका होगा एक अधिकार। लेकिन कोई क्या सार्वजनिक कुआं है, सार्वजनिक हैंडपंप है मान लीजिए, तो उसमें क्या सबका अधिकार होता है, तो क्या संयुक्त संपदा के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? ये आपका हुआ। आगे देख लेते हैं, उसे हम दोस्तों साझी संपदा भी कहते हैं। ये आपको संयुक्त संपदा को साझी संपदा कहते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 84 में आपका लिख कर आया था साझी संपदा किसे कहते हैं। जैसे वैश्विक संपदा किसे कहते हैं? अब देखो वैश्विक संपदा, सब नाम में ही राज छुपा हुआ, नाम में वैश्विक यानी विश्व की संपदा हो, ऐसी संपदा जो पूरे विश्व में जिसका अधिकार हो, विश्व वालों विश्व में जितने भी देश है सबका अधिकार हो। तो वह संपदा जिस पर किसी एक संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय का अधिकार हो या संयुक्त रूप से उसका प्रबंध करती है, वैश्विक संपदा कहलाती है। यानी किसी एक देश का अधिकार नहीं है, उस पर सभी देशों का अधिकार होता है, संयुक्त रूप से उसका प्रबंध करती है, आपका क्या कहलाता है वैश्विक संपदा। एग्जाम्पल जरूर याद करना, जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल किसी के एक देश का वायुमंडल है, वो सबका वायुमंडल है। अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका जो एक आपका महाद्वीप है, वहाँ कोई भी जा सकता है। ओके, तो समुद्री तट हो जाते हैं। ओके, तो ये सब क्या है वैश्विक संपदा के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है? सिंपल है, वनों की क्या अंधाधुंध कटाई हो रही है, किसी का व्यवसायीकरण हो रहा है, और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों तथा अवैध खनन पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, जैसा आपको पेपर लिखना चाहिए ताकि आपको याद भी हो जाए। मैंने ज्यादा डिटेल से बातें नहीं लिखी है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के अनुसार कितने देश जल संकट की सामना कर रहे हैं? तो WRI द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व जनसंख्या का लगभग 1/4 हिस्सा गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। पानी का गंभीर संकट झेलने वाले देशों की संख्या क्या 17 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्विक संपदा की सुरक्षा हेतु किए गए प्रमुख समझौते के लिखना है। तो अंटार्कटिका संधि हुई थी, फिर आपका मारिटियन न्यायालय हुआ था, अंटार्कटिका हुआ था, जैसे अंटार्कटिका में पृथ्वी बड़ी न्यायचार, ये सभी प्रमुख समझौते हैं। ओके, एक बार इनकी सन भी आपको पढ़ के रखना है। आगे नेक्स्ट पृथ्वी सम्मेलन क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पृथ्वी सम्मेलन।
पृथ्वी सम्मेलन जिसे हम क्या रियो सम्मेलन भी कहते हैं, रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन कहा जाता है। हालांकि इसका अधिकारी नाम है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। इस सम्मेलन के मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। कई नए दस्तावेज जारी किए गए। जिन नए दस्तावेजों को जारी किए गए उनकी मुख्य बातें क्या थी कि पर्यावरण विकास में रियो का घोषणा पत्र, एजेंडा 21 और वन नियमों का विवरण। ओके, एजेंडा 21 क्या है, इसको भी थोड़ा आपको पढ़ लीजिएगा, यहाँ मैंने क्वेश्चन कवर नहीं कर पाया, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए अपनी तरफ से एजेंडा 21 क्या है पृथ्वी सम्मेलन का। ओके, जैसे मूलवासियों के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा क्या है, जो मूलवासी हैं उनके सबसे अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो मूलवासियों के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा है उनके खिलाफ भेदभाव, उनको सताया जाना, उन्हें विस्थापित करना, उन्हें लुप्त होने पर उन्हें खोजना नहीं। बहुत से मूल निवासी समुदाय जिन्हें साफ पानी पीने का पानी भी नहीं मिलता है, जिनके बच्चे भूखे रहते तथा महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें गुनहगारों को सजा तक नहीं होती है। यही कारण क्या है, उनके अस्तित्व का क्या है सबसे बड़ा खतरा है। मूल निवासी का मतलब है जो क्या है जंगलों में रहते हैं। बहुत सारे अभी भी ऐसी बहुत सारी जाति है जो क्या है जंगलों में निवास करती हैं, जंगलों में रहती है, तो उनको साथ उन्हें क्या है समाज से बिल्कुल अलग किया जा रहा है, क्योंकि समाज से अलग किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। साथ ही कई लोगों ने क्या है जाकर सता भी देते हैं, प्रताड़ित करते हैं और साथ ही उनके जो गुनहगार हैं उन्हें सजा नहीं देते हैं। तो ये सब उनके क्या है मैन उनका खतरा है। ओके, नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मूलवासियों की प्रमुख मांगे क्या है। तो मूलवासियों की प्रमुख आपको मांगे बतानी है। तो उनकी मांगे कौन कौन सी हैं कि वैश्विक स्तर पर मूलवासियों को बराबरी का दर्जा दिया है। उन्हें क्या है भेदभाव उनसे किया जाता है तो भेदभाव ना किया जाए, उन्हें क्या है सबके समान अधिकार दिए जाएं। मूलवासियों को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के लिए समुदाय के रूप में जाना जाए। मूलवासियों को देश के विकास के लिए भरपूर लाभ दिया जाए और साथ ही मूलवासियों के आर्थिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर है। जैसे भारत में पावन वन प्रांत क्या होते हैं, ये वीडियो हम 24 में क्वेश्चन आया था। तो पावन वन प्रांत नाम नहीं, पावन वन प्रांत ऐसा एरिया मतलब जंगल का ऐसा एरिया जो पावन हो, पावन है पवित्र हो, जिसमें देवता का वास हो। ऐसे आप शब्द से पकड़िएगा तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी। तो भारत में पावन वन प्रांत वनों के कुछ हिस्से होते हैं जिनमें हम काटा नहीं जाता। इन स्थानों पर देवी देवता या पुण्यात्मा का वास माना जाता है। इन्हें पावन वन प्रांत या देव स्थल कहा जाता है। जंगलों में आपने देखा होगा ऐसे कई स्थान होते हैं जहाँ माना जाता है कि देवी देवता का वास है। ओके, इसलिए उन्हें क्या वहाँ के जंगलों को नहीं काटा, उस एरिया के पेड़ों को नहीं काटा जाता है। ओके, इस प्रकार से। फिर जैसे साझी संपदा, तो साझी संपदा वही जो मैंने आपको संयुक्त संपदा में समझाया था वही बात है। ओके, तो संयुक्त संपदा साझी संपदा का एक ही बात है। साझी संपदा मतलब कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, इसमें संयुक्त रूप से लोगों का अधिकार होता है, वो आपका साझी संपदा या संयुक्त संपदा कहलाती है। जैसे आपका नदी होगा, कुआं हो गया। ओके, तो ये सब क्या है साझी संपदा के एग्जांपल है। क्लियर है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 अंक वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं। अभी हमें और तैयारी करनी है। ओके, तो हम आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा। वही क्रम से पढ़ना चाहते हैं 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आपको तैयारी करते जाना है। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार क्लिक करके आप जरूर चैनल को चेक कर लीजिए आप ज्वाइन है कि नहीं ज्वाइन है। साथ ही आपको कोई डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।